हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट T+2 सेटलमेंट। तो ये जो पूरा टॉपिक है इसके हमने दो पार्ट्स बनाए थे, तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप उसको जरूर देख लें। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कि बैकएंड में क्या हो रहा होता है जब आप किसी शेयर का बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं या सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं, और कौन कौन वो लोग हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, 2 दिन क्यों लग जाते हैं। तो ये सब जो पीछे की कहानी है ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे T+2 सेटलमेंट, जो कि है पार्ट टू। पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले पार्ट वन देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसको देख के बिल्कुल आप घबराओ मत। एक एक मॉड्यूल जो इसमें है उसको अलग से डिस्कस करूंगा, आपको सब चीज़ बताऊंगा कि क्लियरिंग बैंक क्या है, डिपॉजिटरी क्या है, ओके। एंड सब चीज़ें बिल्कुल बेसिक से हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये पूरी चीज़ कैसे वर्कआउट करती है। ओके, सो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्रेडिट और डेबिट। क्रेडिट की जब हम बात करेंगे, हमारा मतलब होगा कि पैसा या शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ गए और पैसा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया। डेबिट की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि शेयर आपके डीमैट अकाउंट में से निकल गए और पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट या बैंक अकाउंट, आप कुछ भी मान लीजिए, उसमें से निकल गया। तो क्रेडिट का मतलब सीधा सीधा हो गया कि आपके पास कुछ आया। डेबिट मतलब आपकी तरफ से कुछ चला गया, ठीक है। डिपॉजिटरी पूल अकाउंट। तो देखो, डिपॉजिटरी की हम बात करते हैं तो डिपॉजिटरी आपको पता है इंडिया में दो मेजर डिपॉजिटरीज हैं, CDSL एंड NSDL। तो हर ब्रोकर को आप पहले तो ये चीज़ आप नोट कीजिए कि हर ब्रोकर को तीन जगह अकाउंट खुलवाना ज़रूरी है। सबसे पहला डिपॉजिटरी के पास, ठीक है, या CDSL हो गया, NSDL हो गया। तो अपस्टॉक से जीरोधा की बात करें तो वो CDSL के साथ उनका जो है अकाउंट है, डिपॉजिटरी पूल अकाउंट। अब दूसरी चीज़ क्या चाहिए ब्रोकर को? ब्रोकर को चाहिए एक बैंक अकाउंट। वो किसी भी बैंक के साथ हो सकता है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तीसरी चीज़ उसको चाहिए एक क्लियरिंग कॉरपोरेशन के साथ अकाउंट, यानी स्टॉक एक्सचेंज जो आपको पता है, NSE BSE दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। तो इन दोनों ही स्टॉक एक्सचेंजेस के अपने अपने क्लियरिंग हाउसेज होते हैं। तो इन क्लियरिंग हाउस के साथ ब्रोकर का एक डेडिकेटेड अकाउंट होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें हमको बेसिक पता चल गई। अब हम बात कर लेते हैं कि क्लियरिंग हाउस की। तो देखिए, सिंपल सी बात है। मान लीजिए BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक अपना क्लियरिंग हाउस है। जैसे बैंक होता है ना, आप बैंक में जब चेक लगाते हो तो चेक क्लियरिंग के लिए जाता है। तो जैसे हर बैंक का अपना एक क्लियरिंग हाउस होता है, उसी तरीके से जो स्टॉक एक्सचेंज है, BSE NSE, इनके अपने अपने क्लियरिंग हाउस हैं। तो आपके ब्रोकर को इन क्लियरिंग हाउस के साथ अकाउंट खुलाना ज़रूरी है। तो ये हो गया NSE का है क्लियरिंग हाउस, NSE क्लियरिंग लिमिटेड, और BSE का है ICCL। तो आप पीछे थोड़ा बैक करके देखना, मैंने दिखाया भी है। तो NSE क्लियरिंग लिमिटेड ये हो गया हमारा NSE की फुली ओन्ड सब्सिडरी। नाउ अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे बायर की तरफ से कि जब बायर किसी शेयर को खरीदता है तो पैसा किस तरीके से सेलर के पास पहुंचता है। फिर हम देखेंगे कि जब सेलर शेयर बेचता है तो वो कैसे पहुंचता है बायर तक। तो देखो, बायर और सेलर आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। तो जो ये चीज़ बीच में हम अभी डिस्कस करेंगे, ये सारा काम क्लियरिंग कॉरपोरेशन करवाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बायर की तरफ से। तो बायर टी डेट को, यानी मंडे के दिन, एग्जाम्पल के तौर पे डेबिट हुआ उसके खाते से 100 रुपये, ठीक है, उसने एक शेयर खरीदा 100 रुपये का, तो वो अमाउंट हो गया डेबिट। अब उस अमाउंट के डेबिट की एंट्री हो गई उसके ट्रेडिंग अकाउंट में, तो उसको 100 रुपये कम दिखाने लगे। अब एक्चुअली में जो पैसा उसके अकाउंट से डेबिट हुआ है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा क्लियरिंग मेंबर्स के थ्रू अपस्टॉक्स के बैंक अकाउंट में। हमने माना कि बायर का जो ब्रोकर है वो अपस्टॉक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है जो पैसा डेबिट होगा वो पहले जाएगा अपस्टॉक्स के बैंक अकाउंट में जाएगा, जो कि हो गया हमारा क्लियरिंग बैंक, ठीक है। बायर का ब्रोकर कौन है? अपस्टॉक्स, इसके खाते में चला गया। ये हो गया हमारा ट्यूसडे के दिन, ठीक है। मंडे को उसने शेयर खरीदा एंड T+1 को हमारा बैंक अकाउंट में पैसे आ गए अपस्टॉक्स के। T+2 को क्या होगा? T+2 यानी बुधवार के दिन, वेडनेसडे को, जो ये पैसे अपस्टॉक्स ने अपने बैंक अकाउंट में लिए हैं ये ट्रांसफर करेगा सेलर के डीमैट अकाउंट, जो है उसका, जिस भी ब्रोकर के साथ सेलर का डीमैट अकाउंट है, उस ब्रोकर के बैंक अकाउंट में। क्या होगा कि सेम डे यानी T+2 वेडनेसडे के दिन ही जो पैसे आए हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे सेलर के ट्रेडिंग अकाउंट या बैंक अकाउंट, आप कुछ भी मान लीजिए। तो सेलर के पास फाइनली पैसा पहुंच जाएगा। तो ये रूट फॉलो किया
बायर ने जो पैसे दिए शेयर खरीदने के, उस पैसे ने ये रूट फॉलो किया और 2 दिन के बाद सेलर तक पहुंच गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि सेलर की, कि शेयर किस तरीके से बायर के पास पहुंचता है। तो जब पैसे की बात आती है तो हम बात करेंगे क्लियरिंग बैंक की, लेकिन जब बात करेंगे हम शेयर की, यानी शेयर जब हम ट्रांसफर करके बायर तक भेजेंगे, तो उसमें बात आ जाती है हमारी डिपॉजिटरी की, यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल की। तो देखो, मान लीजिए टी यानी मंडे के दिन सेलर ने अपना शेयर बेचा। ठीक है, तो एंट्री हो गई हमारे पास कि शेयर सेलर बेचना चाह रहा है। वो शेयर क्लियरिंग मेंबर, जो जीरोधा के क्लियरिंग मेंबर्स हैं, उनके थ्रू कहाँ जाएगा? जो डिपॉजिटरी यानी जो पूल अकाउंट है डिपॉजिटरी के साथ, जीरोधा का, जीरोधा सेलर का ब्रोकर है, तो इसका एक अपनी डिपॉजिटरी यानी सीडीएसएल एनएसडीएल के साथ पूल अकाउंट होगा। तो वहां पे शेयर चला गया T+1 यानी ट्यूसडे को। अब T+2 यानी कि वेडनेसडे के दिन जो शेयर जीरोधा के पूल अकाउंट में था, वो बायर का जो ब्रोकर है, हमने माना अपस्टॉक्स, तो वो अपस्टॉक्स के पूल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, सीडीएसएल, अब इसमें क्या है, सीडीएसएल है दोनों में, तो मैं अभी बार बार नहीं बोलूंगा। तो जो पूल अकाउंट है जीरोधा का, वहां से ट्रांसफर होके अपस्टॉक्स के पूल अकाउंट में शेयर आ गया। अब उसी दिन T+2 ही है, उसी दिन जो शेयर है वो बायर के डीमैट अकाउंट में चला जाएगा। तो शेयर यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने के लिए 2 दिन लगे और डिपॉजिटरी के पूल अकाउंट के रूट के थ्रू वो बायर तक पहुंचा। अब हम इस पूरे डायग्राम को जब एक साथ देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें और क्लियर होंगी। तो एक बार मैं फटाफट से रिव्यू कर देता हूँ। तो देखो, बायर ने बाय किया, क्लियरिंग मेंबर जो है बायर के ब्रोकर का, कौन है वो? अपस्टॉक्स। उसके थ्रू अपस्टॉक्स के बैंक अकाउंट में पैसे पहुंच गए। ठीक है, तो बैंक अकाउंट क्या है? मान लो HDFC बैंक, तो अपस्टॉक्स का खाता HDFC बैंक के साथ है, तो वहां पे 100 रुपया आ गया। कब आया? ट्यूसडे के दिन, मंडे को बाय किया, ट्यूसडे को आ गया। और यहाँ नीचे देखो, T+2 यानी वेडनेसडे के दिन वो पैसा जो सेलर है हमारा, उसका जो ब्रोकर है उसके बैंक अकाउंट में, मान लो इसका बैंक अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ, तो कोटक महिंद्रा बैंक में पैसे आ गए। ठीक है, जीरोधा के। अब क्या करेगा जीरोधा? अपने बैंक अकाउंट में से ये पैसा सेलर तक पहुंचा देगा उसी दिन T+2 वाले दिन। अब बात करते हैं सेलर की। तो सेलर ने शेयर को बेचने का ऑर्डर डाला, वहां पे एंट्री हो गई कि शेयर हुआ है डेबिट। अब वो शेयर जीरोधा के क्लियरिंग मेंबर्स के जरिए, जो ट्यूसडे के दिन पूल अकाउंट जो डिपॉजिटरी के साथ होता है, सीडीएसएल एनएसडीएल के साथ, जो सेलर का ब्रोकर है उसका पूल अकाउंट होना जरूरी है, उस पूल अकाउंट में आ जाएगा। और T+2 के दिन उस पूल अकाउंट में से ट्रांसफर होके जो बायर का ब्रोकर है उसके पूल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूल अकाउंट टू पूल अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है शेयर का। तो शेयर यहाँ पे पहुंच गया। अब T+2 वाले दिन ही शेयर ट्रांसफर टू द बायर्स अकाउंट, शेयर पहुंच जाएगा बायर के अकाउंट। तो ये पूरा प्रोसेस था शेयर की बाइंग और सेलिंग का। अब आपस में दोनों तो एक दूसरे को जानते नहीं है, तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है ये फॉलो किया जाता है शेयर की ट्रेडिंग के लिए। आई होप आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी नॉलेजेबल लगी होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।